राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। आपके साथ मैं हूँ इरफान और हमारे साथ हैं आज मशहूर फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर। जाने माने फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर 1964 में मुंबई में पैदा हुए आशुतोष गोवारिकर ने मुंबई के ही मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज से ही उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। विज्ञापन फिल्मों में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाले आशुतोष गोवारिकर फिल्मों के प्रति सदा से ही आकर्षित थे। जब होली मैंने की तब मेरा मुझे दूसरा एहसास हुआ कि ये मेरा करियर है। केतन मेहता की फिल्म होली से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले आशुतोष इससे पहले सर्कस और सीआईडी जैसे टीवी धारावाहिकों में भी काम कर चुके थे। लगान, स्वदेश, जोधा अकबर, व्हाट्स योर राशि और खेलें हम जी जान से उनकी लोकप्रिय और कामयाब फिल्में हैं। घने घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 7 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों समेत कई पुरस्कार जीत चुके आशुतोष गोवारिकर उन चंद मशहूर फिल्मकारों में से हैं जिनकी इतिहास दृष्टि तो प्रखर है ही, समकालीन संवेदना से भी जो गहराई से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्कार। हमें बताइए कि फिल्मों के ज़रिए ख़ुद को एक्सप्रेस करना है, ये बात कब और कैसे आपके जहन में आई होगी? मेरी कहानी तो थोड़ी अलग है, क्योंकि मेरा ऐसा ऐसी कोई चाह नहीं थी मेरी, या बचपन से कोई मेरी ऐसी तमन्ना नहीं थी कि मैं बड़ा होकर फिल्मों में आऊँगा या एक्टिंग करूँगा। या तो ये हुआ ये कि कॉलेज में जब मैं आया, तब जब मैं बीएससी कर रहा था। ये कहाँ की बात होगी? ये मीठीबाई कॉलेज बम्बई में, और ये था 82-83 की बात कर रहा हूँ। तब मुझे लगा कि अब सिर्फ बीएससी करना है मुझे, और 3 साल बीएससी करते करते मैं और क्या कर सकता हूँ जिसमें थोड़ा मज़ा आए कॉलेज के सालों में। तब मैंने देखा कि मेरा कॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था, है भी। और उसमें चाहे वो नाटक हो, चाहे फोक डांस हो, चाहे एलोक्यूशंस हों, इस किस्म की चीज़ों में बहुत आगे था, और उसकी ऑडिशंस हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे एक ऑडिशन दे दूँ, और टू माय सरप्राइज़ उस साल मैं हर ऑडिशन में पास हुआ, और मैं हिंदी नाटक, मराठी नाटक, गुजराती, इंग्लिश, फोक डांस, समूह गीत, सारों में मैं सेलेक्ट कर लिया गया। और मैं पूरा साल मेरा उस पार्टिसिपेशन उसी में गया। इनफैक्ट 3 साल मेरे वैसे रहे, इतना कि मुझे फिर कॉलेज में एग्ज़ाम से भी एग्जाम्प्ट करने लगे, क्योंकि मैं इतना कॉलेज के लिए कर रहा था। सो दैट बिकेम माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग। और तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें मैं जो भी कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये कहानी बेसिकली तो एक्टिंग से शुरू हुई। जी। और फिर हम आपको देखते हैं उन्हीं कुछ बरसों के बाद आप भारत एक खोज में भी थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए। नहीं, उससे पहले मेरा एक जो नाटक था वो जब परफॉर्म हो रहा था तो केतन मेहता जी देखने आए थे। तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा, और वो तब होली की कास्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली होली में रोल ऑफ़र किया। तो मेरी फिल्मों में शुरुआत कॉलेज के दरमियान ही हुई, और वो केतन मेहता साहब की होली से ही। और तब जब होली मैंने की तब मुझे दूसरा एहसास हुआ कि ये मेरा करियर है, ये मेरा करियर हो सकता है, बिकॉज़ इसमें मुझे बहुत रुचि है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और इसके पैसे भी मिलेंगे। तो सो आई बिकेम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट। क्या बोलता है मेरे? बोला ना, मत जा। और फाइन? ठीक है,
फाइन भी नहीं देंगे और छुट्टी भी मनाएंगे। अरे यार तू यार पंगा लेने के ही चक्कर में रहता। तू अपनी जात में दिखा पांडु, साले 3-3 मैच जीत के दिए कॉलेज को और आज होली के दिन छुट्टी नहीं। हाँ यार, क्या होली के दिन तो छुट्टी चाहिए। थोड़ा सा मैं कहता हूँ, अरे एकदम सिर पे खड़ी है और तुम लोगों को विद्यार्थी ये कहते हो आधा बोलो नहीं पढ़ाते, आधा तो पढ़ ले। आज तो हो ही जाए, सोच ले। सोचना क्या है? क्यों? ठीक है फिर तो तय रहा। हाँ तो यार चाय पीते हैं। चलो सबको चाय पिला रहा है। साला मेरे बाप की कुंडली दिखनी है क्या? चल रंजीत। नहीं यार तुम चलो, मैं ड्राई क्लीनिंग करके आता हूँ। अच्छा, इसमें ये सब करते हुए घर से क्या रिएक्शंस थे कि ये कोई जो करियर चॉइस था आपका, उस पर घर वालों के क्या कहना था? नहीं, बहुत सपोर्ट था क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे हमेशा मराठी नाटक हो या अंग्रेज़ी फिल्में हों, जितना भी मुझे वो एक्सपोज कर सकें टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स उन्होंने किया। और उससे मुझे आज डायरेक्टोरियली बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज़ मेरा फंडामेंटल्स मेरे उसमें ज़्यादा रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल शोज़ जाता था मैं। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं क्लासिकल, तो उससे एक ऑलरेडी कनेक्शन था। तो जब उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं भी एक्टिंग में रुचि ले रहा हूँ और ये फिल्म का ऑफ़र आया है, तो उन्होंने मुझे बेधड़क परमिशन दे दी कि आप करो। तो फिर एक वो भी वक्त आया कि जब आपने एक्टिंग को एक तरह से बाय बाय कह दिया और फिर फिल्म मेकिंग की तरफ आए। वो भी बाय चॉइस था या फिर आपको लगा कि नहीं अब एक्टिंग आपका फील्ड ही है? नहीं, बाय चॉइस नहीं था, बट जब मैं फिल्में कर रहा था तो मेरी चाह बढ़ती गई कि किस किस्म के रोल मुझे मिल रहे हैं। मुझे मेरी एम्बिशंस बढ़ती गई, लेकिन मुझे उस किस्म के रोल्स मिले नहीं। आपको कैसे चाहिए थे रोल? लीड रोल, इम्पोर्टेंट रोल्स, मेजर मतलब हीरो कैरेक्टर ड्रिवन। हीरो नेसेसरी नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जहाँ कुछ सेंट्रल कैरेक्टर, जहाँ कुछ प्रूव किया जा रहा है। हाँ, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे। और उसी दौरान मैं जो ये पूरा फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है, इसे मैं ऑब्जर्व कर रहा था। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक डायरेक्टर कैसे कितना बोझ लेके एक कहानी को बताने की कोशिश करता है, कैसे इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसे उसकी मदद करते हैं उस कहानी को बताने के लिए। एंड स्टोरी टेलिंग इंटरेस्टेड मी। तो तमन्ना आई कि मैं डायरेक्शन में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लूँ। लेकिन उस वक्त जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स थी वो फॉर सम रीज़न वर ऑन अ स्ट्राइक, और मुझे वहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिल सकी। और मुझे किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं करना था क्योंकि उसमें 1-2 साल निकल जाते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो डायरेक्टर्स के साथ मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और जितना भी मैं ऑब्जर्व कर सकूँ ऑन सेट उससे जो एकलव्य की तरह, जस्ट सो आई बिकेम अ डायरेक्टर बाय ऑब्जर्वेशन। और फिर जब मुझे मौका मिला यानी आमिर जिसके साथ मैं होली कर चुका था, शाहरुख जिसके साथ मैं सर्कस, चमत्कार, कभी हाँ कभी ना ये फिल्में कर चुका था एज एन एक्टर, दीपक तिजोरी उसके साथ भी मैं कभी हाँ कभी ना कर चुका था। तो इन तीनों को एहसास था कि मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनको एक बहुत अलग किस्म का कॉन्फिडेंस था कि आशु, आई थिंक यू विल बिकम अ गुड डायरेक्टर। तो जब मौका मिला तो पहला नशा दीपक तिजोरी के साथ और आमिर के साथ बाजी, ये 2 मौके मुझे मिले। और मैं तो हमेशा अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, बिकॉज़ मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं खुशकिस्मत ही रहा हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर के साथ। वो मेरे इतने सालों के एक बेसिक जो एक्सपीरियंस है ऑफ विजिटिंग हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। लेकिन एक्सपीरियंस होना एक बात है और आप किस तरह से आप उसे पर्दे पर लाते हो ये बहुत ही दूसरी बात है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष जी, आपने कहा कि फिर आप डायरेक्शन की दुनिया में आए। एक फिल्मकार, मेरी ये दिलचस्पी है कि एक फिल्मकार अपनी जिस विषय पर फिल्म बना रहा है उसकी तैयारी के लिए उसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप ज़ाहिर है कि कुछ जो समय है हमारा, जो समाज है, उसमें इंटरवीन कर रहे होते हैं, उनके सवालों में, उनके प्रश्नों में, उनकी समस्याओं में आप इंटरवीन कर रहे होते हैं। एक तरह से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसका एक क्रिटिक पेश कर रहे होते हैं और इस तरह से एंटरटेनिंग ढंग से लोगों को एक बात लोगों तक पहुंचाते हैं। ये आप कैसे करते हैं? पहले तो मैं थीम चूज़ करता हूँ कि मुझे किस थीम पे कहानी बनानी है। तो जब, मगर आपको एग्जांपल दूं मैं, कि जब मैंने ये थीम ली कि किस तरह से लोग अपने अपने जो अंदरूनी सब जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब को भूल के एकजुट हो जाते हैं एक समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो वो कैसे होगा। तो इस थीम को लेके जब मैंने कहानी शुरू की तब मेरी खोज मुझे लेके आई लगान इस विषय पर, क्योंकि जब मैंने सोचा कि ये अलग अलग लोग, एक अगर गांव होगा और ये जो लोग हैं इनके अपने अपने अलग अलग पेशे हैं और अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, अपनी एक दूसरे से जो अनबन है, उन सब को भूल के किस तरह से वो एकजुट होंगे। लेकिन अगर आंदोलन भी करना है तो मुझे अहिंसा के मार्ग पे ही जाना था। तो वो जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे क्रिकेट का आइडिया आया, क्योंकि मुझे लगा कि क्यों ना ये एक गांव अगर क्रिकेट को लेके अगर अंग्रेज़ों से लड़ता है और सारा दारोमदार इस गेम पे है कि अगर ये गेम जीतेंगे तो उन्हें खुशहाली होगी। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यानी एक रेवोल्यूशन है लेकिन बल्ले और गेंद के साथ। तो एक बार ये थीम आया, इसके बाद मैंने रिसर्च शुरू की। कचरा, ये खेल की आखिरी गेंद है और हमका भी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है। तुझे ही गेंद सीमा पार करनी होगी कचरा। कचरा कुमार! No ball! His foot was over the line. Yardley? Everybody back to the boundaries! Back! Back! Don't catch him, please don't catch him. और फिर रिसर्च करना, यानी कि राजा महाराजाओं की जो लाइफस्टाइल्स थी, अंग्रेज़ों के किस तरह से यहाँ पे उनका रहन सहन कैसा था, गांव की जो एक सिचुएशन है, किस तरह से हाउ अ विलेज इज़ मेड अप ऑफ सो मेनी डिफरेंट कास्ट सिस्टम, इन सब का मिश्रण करने में मुझे फिर 1.5 साल 2 साल लगे, बिकॉज़ वो बहुत सारा रिसर्च है। और रिसर्च जब मैं करता हूँ तो मैं हमेशा खुद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रिसर्च के ज़रिए जो एहसास मुझे होता है वो पर्सनल होता है। अगर मैं किसी को हायर करता हूँ कि आप जाइए और रिसर्च करके ले आइए, तो उसका मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन। बट जब मैं खुद रिसर्च करता हूँ तो आई एम एबल टू फॉर्म माई आइडियाज़ एंड माई ओपिनियंस। तो आपका कहना सही है कि ये एक्चुअली प्रोसेस बहुत लंबा है। और नहीं, इसमें बात ये भी है आशुतोष जी कि देखिए, शहरों में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं वो गांव जैसी चीज़, जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत एक इंट्रिकेट बनावट है उसकी, और उसमें ना सिर्फ कास्ट सिस्टम बल्कि और भी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूर रहकर नहीं दिखाई देती हैं। और जब आप उसका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने जाते हैं
तो ये शहरों की बात मैं कह रहा था कि जिस तरह शहरी लड़के लड़कियां गांव को एक अजनबी, एक एग्जॉटिक जैसी एक अजूबी जैसी चीज़ की तरह देखते हैं, तो क्या 1-2-3 साल में आप उस एहसास पर पहुंच जाते हैं कि गांव को समझ लिया जाए? नहीं, वैसे तो मेरा जो गांव है वो कोल्हापुर है। अब कोल्हापुर गांव नहीं रहा, बहुत बड़ा शहर हो गया। लेकिन बचपन से हर साल 2 बार छुट्टियों में हमेशा हम कोल्हापुर ही गए। तो मेरा जो गांव के साथ कनेक्शन है वो मेरे इतने सालों के एक बेसिक जो एक्सपीरियंस है ऑफ विजिटिंग हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। लेकिन एक्सपीरियंस होना एक बात है और आप किस तरह से आप उसे पर्दे पर लाते हो ये बहुत ही दूसरी बात है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कहानी कहते हुए भी रियलिज्म उसमें हो और उस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए फॉर एन ऑडियंस कि व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच द फिल्म आपको एक अलग दुनिया का, एक ऐसी दुनिया जो आपने खाली सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो एक्सपीरियंस आपको फिल्म में मिलना चाहिए। बहुत खूब। अब अगर आप हमें हरा दें तो आप बखुशी आमेर में रह सकते, और अगर हम जीते तो आप हमारे साथ वापस चलेंगे। तलवार उठाइए। इतने बड़े बजट और इतना बड़ा स्केल, ठीक है कि हम लोग सुनते थे कि भाई मुग़ल आज़म में के आसिफ ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, या उससे पहले सोहराब मोदी भी पुकार जैसी फिल्में बना चुके थे जिसमें काफ़ी पैसा लगा। तो काफ़ी पैसा लगाकर क्या ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर पाती है फिल्म, इस वजह से उसको स्केल उसका बढ़ाया जाता है? नहीं, देखिए जब हम एक ऐसी कहानी चुनते हैं जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि एक घर है और उस घर में एक खून हो गया है और पुलिस आती है तहकीकात के लिए और घर में 10-12 लोग हैं और सबके बयान लेने के बाद पुलिस कहती है कि इन 10 लोगों में से इस एक आदमी ने खून किया है। अब ये कहानी छोटी है, इस कहानी को स्केल की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहानी आप एक बंगला ले लीजिए और वहाँ पे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप शूट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं फिल्म बना रहा हूँ चाणक्य पे, तो मैं उस स्टेटमेंट से ऑडियंस को ये ऑलरेडी एक मैसेज भेज रहा हूँ कि आइए और एक बड़े पैमाने की आप फिल्म देखिए, क्योंकि मैं चाणक्य पे बना रहा हूँ। अब चाणक्य पे मैं क्यों बना रहा हूँ, चाणक्य छोड़ देता हूँ, जोधा अकबर में क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज जोधा अकबर में मैं कोशिश कर रहा था कि एक ऐसा शहंशाह और एक राजकुमारी जिनकी शादी हुई एज अ मैरिज ऑफ अलायंस 450 साल पहले, और हमने कभी भी उस शादी के बारे में जो एक समझौता था उसके बारे में कभी हमने जाना ही नहीं। वो सिर्फ हम एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जोधा अकबर की पत्नी थी, बट वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और उनमें क्या रिश्ता था, और आने वाली नस्लें सब आधी हिंदू हैं, तो वो किस तरह से ये मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा उसमें। एंड इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, बिकॉज दो चीज़ें तो हम इतिहास में जानते ही हैं कि अकबर ने जोधा को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया और उनके महल में उनको एक कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए परमिशन दी। तो ये दो चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब मैं सोचता हूँ कि इस कहानी पे मैं गौर करूँ तो करेक्ट है, पूरा इतना इट विल बिकम अ बिग बजट प्रोडक्शन। तो बॉक्स ऑफिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहानी मुझे लगता है
ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए शोबिज़ भी बिज़ शो नहीं कहते हम शो बिज़ कहते हैं। शो पहले आता है, बिजनेस बाद में आता है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेरे लिए कहानी थीम इज़ मोर इम्पोर्टेंट फर्स्ट। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे आशुतोष गोवारिकर के साथ, जो कि मशहूर फिल्मकार हैं। बहुत मुश्किल जवाब है इसका। को फिल्म आपकी पहुंचानी है आवाम तक, जनता तक, तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे फिल्म सरल हो, समझने में आसान हो और लोगों तक पहुंचे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम है गुफ्तगू और हमारे साथ हैं आज आशुतोष गोवारिकर, मशहूर फिल्मकार। आशुतोष जी, हम लोग जानते हैं कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके फिल्मकार कहते हैं कि हम ऑफ बीट सिनेमा करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम करते हैं, कोई लोग कहते हैं कमर्शियल करते हैं, कोई कहते हैं हम आर्ट, मतलब इस तरह से एक डिवीज़न मोटा मोटी चला आ रहा है। बिल्कुल। आप कौन वाली धारा से अपने आप को जोड़ते हैं? बहुत मुश्किल जवाब है इसका। मैं शायद हमेशा कोशिश करता हूँ कि रियलिज़म हो और ड्रामा भी हो, यानी मुझे एंटरटेन भी करना है और मुझे एक मैसेज भी देना है, वो चाहे मॉरल मैसेज हो या चाहे सोशल मैसेज हो। तो मेरा ब्लेंड, मैं कहूँगा कि इट्स एंटरटेनमेंट एंड इफ़ यू आर कॉलिंग इट आर्ट देन आर्ट। मैं बहुत प्रभावित हूँ बी शांताराम साहब की फ़िल्मों से, बिमलदा की फ़िल्मों से, सत्यजीत जी, लेकिन मेरा पूरा ग्रोथ रहा है मनमोहन देसाई जी की फ़िल्मों पे, प्रकाश मेहरा साहब की फ़िल्मों पे। तो आई एम क्वाइट अ स्ट्रेंज ब्लेंड। तो मैं कहूँगा कि मैं एक कॉम्बिनेशन हूँ और मैं कोशिश करूँगा एक कंबाइन करने का, क्योंकि जब आपको फिल्म आपकी पहुँचानी है आवाम तक, जनता तक, तो आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे फिल्म सरल हो, समझने में आसान हो और लोगों तक पहुँचे। लेकिन वो करते हुए आपको सटलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस से लेके फिल्म मेकिंग प्रोसेस में भी मेरी हमेशा ये एक युद्ध चलता रहता है कि कौन सी चीज़ सटल है, ये कौन से सीन में सटल करनी है और कौन से सीन में थोड़ी मेलोड्रामेटिक करनी है। बट आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू बैलेंस द टू। अभी इधर कुछ बरसों से ये सुना जा रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिए बड़ा अच्छा माहौल है और नए नए लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। हर तीसरे आदमी के मुंह से आप ये सुनते हुए पाएंगे कि अब वो ज़माना गया कि जब जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सिर्फ वही जो बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े स्टूडियोज़, उनकी मोनोपोली थी, अब वो ख़त्म हो गई है और अब टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है और फाइनेंसिंग भी थोड़ी सी उसकी जकड़बंदी कम हुई है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ये कहना गलत है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा आज ज़्यादा हो रहा है या एक नई उमंग है उसकी या नई लहर है। 70s में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, वो शायद मृणाल दा की हों या मिस्टर बेनेगल की हों, बट उन फिल्मों को उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो बम्बई में आकाशवाणी नाम का एक थिएटर था, वहाँ पे वो रिलीज़ होती थी। वो जनता को कभी उसकी खबर भी नहीं लगती थी और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में रिलीज़ होने के बाद वो वहाँ से हटा दी जाती थी। मुझे लगता है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन बहुत बेहतर हो गया। आज उन सारी फिल्मों को जिनमें गाने नहीं हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा मिल रहा है, उनको एग्जीबिशन बहुत अच्छा मिल रहा है और उसकी पब्लिसिटी अच्छी हो रही है, मार्केटिंग अच्छी क्या हो रही वजह होगी? क्योंकि अब our system has completely changed, opened up. Multiplexes have now opened up, changed the entire business model. तो जहाँ के आपके पास पहले एक बड़ा थिएटर होता था, उसके बगल में एक छोटा थिएटर होता था, आज वैसा नहीं है। आज यू कैन हैव
in one region, in one area, in any city, have the small film also releasing with the big film. तो वो जो बदलाव आया है डिस्ट्रीब्यूशन का, एग्जीबिशन का, वो मुझे लगता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे पूरा सिनारियो चेंज होने वाला है। ये तो अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये जो फिल्म फिनांस कॉरपोरेशन जिसको कहते थे पहले, जो आज NFDC के नाम से हैं, बहुत इसकी तारीफ़ें हो रही हैं कि ये क्या ऐसा जादू, क्योंकि बीच में तो NFDC ने फिनांस करना भी बंद कर दिया था मोटे तौर पर, तो क्या ऐसा कुछ ख़ास कर रहे हैं ये सब लोग? नहीं, उनका भी यही है कि जो हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड। फ्रंट एंड यानी जो डेवलपमेंट है, कि कहानियों का डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट और उसका फंडिंग, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन। ये दोनों चीज़ें कमज़ोर थी। फिल्म बनाना ये आसान बात थी, बिकॉज आपके पास पैसे हैं, कहानी है, आपने फिल्म बना दी। ये जो फ्रंट एंड है, ये NFDC के फिल्म बाज़ार में आपकी जो कहानी होगी, उसके लिए डेवलपमेंट मनी आपको दिया जा सकता है, और इन द एंड प्रोसेस, इन द बैक एंड, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन में भी उसकी मदद हो सकती है। तो वो बहुत एक बड़ा फ़ायदा है जो NFDC प्रमोट कर रही है अभी थ्रू द फिल्म बाज़ार। और ये फ़ायदा खुद जैसे आपकी कंपनी को भी के लिए भी खुला हुआ है, मतलब ये ऑफ़र? बिल्कुल डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल। लेकिन मेरी केस में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर मैं जोधा अकबर बना रहा हूँ, तो जो पूरा इक्वेशन है फिल्म का, इकोनॉमिक्स जो है, वो बहुत अलग लेवल पे है। उसमें शायद मैं NFDC की मदद में नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज मुझे जो फंडिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो NFDC's फिल्म बाज़ार इज़ प्राइमरीली फॉर द स्मॉलर फिल्म। हालांकि उनकी सबसे बड़ी फिल्म तो गांधी है, जो उन्होंने एक टाइम पे एज अ पार्टनरशिप की थी, लेकिन उसके बाद इतने साल हो गए उन्होंने दूसरी कोई बड़े पैमाने पे फिल्म नहीं की है। सो इट इज़ मेनली फॉर द स्मॉल फिल्म्स, द इंडिपेंडेंट फिल्म्स। और आखिर में आपसे पूछेंगे कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? बस मेरी कहानी अभी ख़त्म हुई है। क्या कहानी होगी ये? अब मैं ज़्यादा अभी डिस्क्लोज नहीं कर नहीं करना सकता, चाहते हैं। लेकिन आई थिंक आई विल स्टार्ट प्रॉब्ली another 6 months। कम से कम इतना तो डिस्क्लोज कर सकते हैं कि उसका स्केल क्या होगा? वो जोधा अकबर वाला होगा नहीं, या मॉडरेट होगा? नहीं, बड़ा स्केल है। बड़ा स्केल ही बड़े पैमाने पे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, Thank you। हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू। ये थे आशुतोष गोवारिकर। प्रोग्राम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।